हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक सिलेबस बताया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन मैंने किया था। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब यूजेज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए, मैंने लिखा हुआ है यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्युत स्थैतिकी का उपयोग या अनुप्रयोग, जो भी लिखिए तो आप समझेंगे बच्चों। मैंने समय को बचाने के लिए मैंने लिख लिया है पहले से, ठीक है। अब आपको इसको समझना है, ठीक है, और एक प्रॉपर नोट्स बनानी है। उसको समझना क्या है इसमें। कहता है नेचुरल फेनोमिना द लाइक लाइटनिंग एंड थंडर। ये जो बरसात के दिनों में बादल के समय जो बिजली चमकते हैं उसको लाइटनिंग कहते हैं, और बिजली जो गरजते हैं उसको थंडर कहते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल फेनोमेना ये प्राकृतिक घटना है, ठीक है। नेचुरल फेनोमेना लाइक लाइटनिंग एंड थंडर्स आर एक्सप्लेन्ड यूजिंग द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत स्थैतिकी की सहायता से बिजली का चमकना और बिजली का गरजना की जैसी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं, ठीक है। किसके अनुसार? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार, ठीक है। कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी पर हम लोग सिर्फ पढ़ना है। दूसरा है इसका यूजेस बच्चा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पेंट्स आर स्प्रेड। हम लोग वाहन में पेंट स्प्रे करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही हेल्प से करते हैं। लिखा हुआ है विद्युत स्थैतिकी की सिद्धांत की मदद से हम लोग पेंटों की स्प्रे की जाती है। जो वाहन सब में जो बड़े बड़े जो मोटर्स कार व्हीकल्स इंडस्ट्री होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो स्प्रे किया जाता है उसके वो पेंट्स की वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से किया जाता है। तीसरा इसका है फोटोकॉपियर। ये आपने तो देखा ही होगा, जो प्रिंट करने वाला जो मशीन होता है ना, फोटोकॉपियर मशीन बोलते हैं, प्रिंटर जिसको बोलते हो आप। वो फोटोकॉपी जो मशीन होती है ना, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लिखा हुआ फोटोकॉपियर इज मेनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, आप जो है बच्चों उसमें आप छाप लें। चौथा है कैपेसिटर। यह तो आपका एक चैप्टर ही है। तो कैपेसिटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, वह भी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही वर्क करता है, काम करता है। उसके बाद है बच्चों, हम लोग को परमाणु जो बम होता है उसके ट्रिगर के लिए ना हाई वोल्टेज सोर्स चाहिए, हाई सोर्सेस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, मतलब हाई वोल्टेज चाहिए हमको। तो परमाणु बॉम्ब हो या फिर परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर हो, जो भी बोलो आप, वो सब मतलब न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना पड़ता है। तो वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है बच्चा। उसे ट्रिगर मतलब होता है स्टार्ट करने के लिए हमें हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है उससे सोर्स, जैसे वान डी ग्राफ जनरेटर जो होता है यह भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। तो क्या लिखा हुआ है? सोर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सच एज वान डी ग्राफ जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उच्च विभव स्रोत जैसे वान डी ग्राफ जनरेटर विद्युत स्थैतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। इनमें जितना चीज़ मैंने पढ़ा बच्चा, ये सारे चीज़ मैंने एक एक करके डील करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। वान डी ग्राफ एक आपका चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। कैपेसिटर भी चैप्टर है, वहीं पर हम लोग फोटोकॉपियर भी यूजेस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि एक क्यूरियोसिटी अपने मन में जगानी है और इन सारे फिनोमेना को देखना है। इन सारे एप्लीकेशंस को आप रिमाइंड करेंगे, उसमें मैं पढ़ाऊँगा तो रिकॉल करवा दूँगा, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कीजिए, ठीक है बच्चा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 तक मैंने कर लिया, अभी मैं छठा देखता हूँ। छठा एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? छठा एप्लीकेशन है पॉल्यूशन इज बीइंग
प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्पोजल ऑफ एस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े मतलब जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड करने के लिए, तो वहाँ पर मतलब टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। तो कोयला को जो हम जलाएंगे बच्चों, उससे ऐश उड़ता है, जिसे राख कहते हैं आप। वो राख एक तरह से क्या है, डस्ट पार्टिकल, वो जब निकलेंगे उससे तो प्रदूषण फैलेंगे। तो एक तरह से उसकी प्राइमरी ड्यूटी ये बन जाती है कि उसे कंट्रोल करें, प्रदूषण को कंट्रोल करें। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट बड़े बड़े पावर प्लांट में, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट में जहाँ कोयला को जला करके बिजली बनाई जाती है और कोई फैक्ट्री लगाया जाता है, वहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ करके जो राख निकलता है उससे बीमा से, उसे विद्युत अवशोषण करके प्रदूषण को रोकने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिद्धांत बहुत ही कारगर साबित होता है। तो वही क्या लिखा हुआ है कि जो पॉल्यूशन है इज बीइंग प्रिवेंटेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्पोजल एज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्युत स्थैतिकी सिद्धांत के प्रयोग से राख का विद्युत अवशोषण कर प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब आप सोचिए कि इसको जितना डेवलप करेंगे, आगे प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेंगे ये। By using the principle of electrostatics, the path of charge can be changed and the charges can also be accelerated। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सहायता से बच्चों जो चार्जेस की जो पाथ होती है, जो रास्ता होती है, उसके डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं, उसके पाथ को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक करके उस चार्ज को हम एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को घटा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, बहुत ही अच्छी चैप्टर है, या फिर जो भी बोलो आप। तो विद्युत स्थैतिकी सिद्धांत का उपयोग करके आवेश की पथ को बदला जा सकता है और आवेश को त्वरित भी किया जा सकता है। अब आते हैं 8वां एप्लीकेशन में। लिखा हुआ है बच्चों, सेंसिटिव इक्विपमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप समझिए इसको, इसी हिंदी में बोल दूंगा बच्चों, लिख लेना। सेंसिटिव इक्विपमेंट क्या होती है, जैसे देखिए कोई भी चीज़ जिससे आपको मतलब वो किसी के लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए कि कोई भी चीज़ हो, जैसे मैं मान लेता हूँ परमाणु बम हो, तो उसकी सुरक्षा हम इससे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, क्योंकि वो जो सेंसिटिव इक्विपमेंट होती है, कोई भी सेंसिटिव इक्विपमेंट हो उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चन कि एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर करेक्टर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो एनर्जी है उसे कंजर्व किया जा सकता है बच्चा, ये मैं पढ़ाऊँगा आगे जा कर के। पावर फैक्टर करेक्टर पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में इसके। इसकी सहायता से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। पावर फैक्टर करेक्टर की सहायता से ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, किया जाता है, जो विद्युत स्थैतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो विद्युत स्थैतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके एप्लीकेशन 8 हो गए। 8 को आप अच्छे से पढ़ें बच्चों, अच्छे से समझें, एक एक करके हम सब चीज़ को इसको अच्छे से बाद में जैसे जैसे आते चलेंगे हम अच्छे से आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत, आपको क्या करनी है, एक प्रॉपर एक नोट्स बनानी है, इन 8 एप्लीकेशंस को आप उसमें लिखिए, ठीक है, और पढ़िए, ठीक है। उम्मीद है लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं चार्ज के बारे में कुछ पढ़ते हैं बच्चों। चार्ज क्या होता है, तो क्या होता है चार्ज? चार्ज बोले ये इलेक्ट्रिक चार्ज बोले, बातें की है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग लगाइए चार्ज। अब हम लोग की ओरिजिनल पढ़ाई स्टार्ट हुई। ये बोले मार्कर,
आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या लिखेंगे, द फिजिकल properties of any bodies or particles due to which attractive or repulsive force act between them is called चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्या होगा बच्चों, समझो कि चार्ज जो है किसी भी वस्तु या कण का वह भौतिक गुण है जिसके कारण उसके बीच आकर्षण या विकर्षण बल लगता है। फिर से आप समझेंगे कि द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडीज और पार्टिकल ड्यू टू विच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी वस्तु या कण का वह भौतिक गुण जिसके कारण उसके बीच आकर्षण या विकर्षण बल लगता है उसे आवेश कहते हैं बच्चे, आवेश कहा जाता है। ठीक है, आप समझेंगे कोई भी वस्तु या कण का वह भौतिक राशि है, भौतिक गुण है जिसके कारण दो वस्तुओं के बीच, दो कणों के बीच या आकर्षण या विकर्षण बल लगता हो, उसे हम चार्ज कहते हैं। उस गुण को हम क्या कहते हैं, जिस गुण के कारण लगता हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज बोलेंगे। ठीक है, इसे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q एंड स्मॉल q। इसे कैपिटल Q से या स्मॉल q से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ तक आपका हो जाए बच्चों तो करोगे। वास्तव में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज, तो चार्ज बराबर एक फॉर्मूला होता है ऐसे। तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट इनटू टाइम। तो इसको Q से लिखते हैं, इसको I से लिखते हैं T, तो Q बराबर IT होता है। आप समझे बच्चे यहाँ तक? अब हम लोग समझते हैं कि ये तो फॉर्मूला आता है करंट की परिभाषा से। जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जाएंगे तो वहाँ हम लोग फिर से अगेन इसको हम देखेंगे एक बार, बट ये यहाँ पर अभी हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर यदि हम लोग करंट जहाँ जाएंगे ना तो वह फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा। चार्ज की गति के बारे में हम लोग तो पढ़ने स्टार्ट करेंगे। चार्ज की गति को ही करंट बोलते हैं। ठीक है,
तो अभी हम लोग करंट नहीं पढ़ेंगे, करंट कहीं नहीं आएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा करंट। आपको हमेशा स्टेट चार्ज के बारे में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अभी इस फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, हम लोग इसको देखेंगे आगे जा कर के। अभी क्या होगा वो हम दिखाएंगे बच्चों, ठीक है। इससे तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों सीखते हैं हम लोग कुछ बातें। आप हेडिंग लगाइए एक चीज़, ये नोट के रूप में एक नंबर में। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश की एसआई मात्रक कूलम होता है। चलिए दूसरा नंबर आइए। द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम। आवेश की सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम होता है। डायमेंशन ऑफ चार्ज। अब आपको समझ में आएगा। मैंने 11th की क्लास में पढ़ाया था बच्चों। अब आपको थोड़ी समझदारी करनी होगी। आप देखो समझना बच्चों, मैंने अभी जस्ट इसके पहले क्या पढ़ा है कि I बराबर होता है, I बराबर मैंने क्या पढ़ा है, सॉरी I नहीं बच्चा, Q बराबर मैंने क्या पढ़ा है, I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। और करेंट जो है एसआई सिस्टम के अनुसार ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। करेंट जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आता है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो इसका डायमेंशन होता है वो होता है E। क्या होता है, E या I, आप दोनों लिख सकते हो। करंट की जो डायमेंशन होती है वो या तो A आप लिख सकते हो या फिर I होता है, दोनों याद रख सकते हैं। I से करंट को लिखते हैं, इसका यूनिट एम्पियर में होता है, तो A से याद एम्पियर रखेंगे। और टाइम का तो T होता है, टाइम का T होता है। तो इस तरह से आपको क्या पता चला कि चार्ज की जो डायमेंशन होती है ना वो AT भी होता है और IT भी होता है। आप दोनों याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप छोटे छोटे पॉइंट्स याद रख सकते हैं बच्चों। पॉइंट्स क्या याद रख सकते हैं कि 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, 1 नाइनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ कूलम, 1 पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम, 1 फेम्टो कूलम 10⁻⁻15 कूलम। इस तरह से आप ये छोटे छोटे आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है बच्चे वो कूलम होता है। आपको एसआई पूछे एमकेएस पूछे एक ही बात है। द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो स्टैट कूलम होता है। द डायमेंशन ऑफ चार्ज एटी और आईटी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। छोटी छोटी बातें यहाँ पर क्या देखना है, 1 मिली कूलम, मैंने क्या लिखा हुआ है, मिली कूलम।
मिली कूलम, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, पिको कूलम, फेम्टो कूलम। ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे बात आप याद रखेंगे। इससे आपको एक क्वेश्चन आएंगे बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है कभी कभी। क्वेश्चन ये आता है कि 1 पिको कूलम इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में दे देगा आपको 1 माइक्रो नाइनो कूलम, बी में दे देगा आपको 1 मिली नाइनो कूलम, सी में दे देगा 1 माइक्रो कूलम, और डी में देगा बी एंड सी बोथ। तो आपको देखना होगा। अब आपको समझनी होगी कि 1 पिको कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम। अब आप देखेंगे मिली में -3 और नाइनो में -3, -9, -9 -3 -12, ये भी हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे एक माइक्रो में -6, दूसरा माइक्रो में -6, -6 तो आप देख रहे हैं कि बी और सी दोनों हो गया है। माइक्रो में -6 होता है बच्चा, नाइनो में -3 होता है, तो -6 -3 -9 हो जा रहा है। तो ये तो नहीं हो रहा है पिको कूलम, बट ये और ये दोनों हो रहा है। तो आप आंसर डी मारेंगे। आप क्या मारेंगे? आंसर डी। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेंगे, इसलिए आप इसको एक बार क्या करेंगे कि रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। सीखते हैं 5 नंबर। द ESU, ESU क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज इज आप और दे करके CGS यूनिट भी दे सकते हो। जो CGS यूनिट होती है ना, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी कहते हैं, चार्ज का। ठीक है, तो आपको एक बात समझना होगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो स्टैट कूलम को ही हम ESU कहते हैं। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। आप इन्हें याद करेंगे अच्छे से बच्चों। चलिए अब आते हैं आगे। द EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है? ऑफ चार्ज इज एब कूलम। 1 एब कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। ये आप रिलेशन याद रखेंगे। मतलब एक EMU बराबर होता है 10 कूलम। एक EMU जो होता है वो लगभग कितने 10 कूलम के बराबर होता है। तो EMU और ESU में क्या रिलेशन निकलेगा, आप जरा सा समझेंगे। तो आप ध्यान से समझेंगे। तो मैंने क्या पढ़ा है कि 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। तो 10 इंटू 1 कूलम इज इक्वल टू इतना स्टैट कूलम, 3 × 10⁹
ESU में भी दे रहे हैं बच्चा, ESU, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 ESU। तो आप याद क्या रखेंगे, EMU = 3 × 10⁻10 ESU पहला। और EMU को बोलते हैं हम लोग स्टैट कूलम, स्टैट कूलम नहीं बोलते, एब कूलम बोलते हैं, सॉरी बच्चा, एब कूलम। और 3 × 10⁻10 ESU को बोलते हैं हम लोग स्टैट कूलम। तो 1 एब कूलम = 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम होता है। तो ये सब छोटा मोटी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं बच्चे, ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा है कि जो ESU यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो होता है स्टैट कूलम, और EMU यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है वो होता है एब कूलम। एक कूलम में 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है, और एक एब कूलम = 10 कूलम। तो आप 1 कूलम = 1/10 एब कूलम लिख सकते हो। यहाँ पर कूलम छूट गया है, आप कूलम लिख लें। अगर यदि हम एक कूलम निकालेंगे बच्चा तो 1/10 एब कूलम हो जाएगा ना। यहाँ से हम एक कूलम निकाल लेंगे, यहाँ से यदि हम 1 कूलम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, एक स्टैट कूलम यदि हम निकालें, स्टैट कूलम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/3 × 10⁻, ये 9 ऊपर चले जाएगा तब -9 हो जाएगा कूलम। आप ये सब बातें छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप लोग इसे की मतलब इसे जानें, ठीक है, बहुत मदद करेंगे आपको। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो चार्ज होते हैं बच्चों वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो चार्ज होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं कि चार्ज जो होते हैं, स्केलर और वेक्टर क्या होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, सॉरी बच्चों। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो आप देखेंगे ना, तो जो चार्ज होती है वो हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी की ओर फ्लो करती है। चार्ज जो होती है वो हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी की ओर फॉलो करती है। या फिर जब हम करंट चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है, तभी तो करंट बहता है, नहीं तो करंट कैसे बहता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो करंट होती है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है। तो ये करंट है ना, एक तरह से इस पर निगेटिव चार्ज होती है, तो ये चार्ज ही है करंट, और इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, और ये एक चार्ज होती है, इस पर निगेटिव चार्ज होती है, और ये फ्लो करती है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो इसमें तो डायरेक्शन तो है बच्चों, डायरेक्शन भी है, उसके बाद इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम होती है। तो पर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो इसका क्या वजह है, देखो चार्ज इज स्केलर स्केलर क्वांटिटी, आवेश अदिश राशि होती है, ठीक है। चार्ज होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन क्यों होती है, चार्ज में तो डायरेक्शन और because it does not follow the rules of addition of vector
ये सदिश योग नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर होती है क्योंकि ये रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जो होती है, सदिश योग नियम, उसको फॉलो नहीं करता है। चार्ज का जो नेचर होता है ना, वो एडिटिव नेचर होता है। मैं इसको पढ़ाऊंगा ऐसे। तो एडिटिव नेचर जो चार्ज होता है, तो हम लोग उसको सिंपल अलजेब्रिक रूल से ज्ञात करते हैं बच्चों, कोई भी चीज़, ठीक है। सम ऑफ चार्जेस we find with the help of simple algebraic rules। आवेश का सम हम साधारण बीज गणितीय नियम से ज्ञात करते हैं। मैं इसे नोट्स में लिखा रहा हूँ बच्चा, मैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज पढ़ाऊँगा, ठीक है, घबरा मत जाना कि ये क्या पढ़ा दिए। तो जो सम ऑफ चार्ज होता है, जो एडिशन ऑफ चार्जेज होता है, उसको हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि Q1 जो है वो 5 कूलम है और Q2 जो है वो -7 कूलम है, Q3 जो है वो -2 कूलम है और Q4 जो है वो -8 कूलम है और Q5 जो है वो 7 कूलम है। 7 नहीं, कुछ और ले लो, 4 कूलम मिलते हैं। तो Q कैसे निकलेगा? तो हम सिंपल Q1 + Q2 + Q3 Q4 + Q5 कर देंगे। तो हमारा Q1 कितना है, 5 कूलम, Q2 कितना है, -7 कूलम, Q3 कितना है, -2 कूलम, Q4 कितना है, -8 कूलम और ये है 4 कूलम। तो पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव वाला के साथ जोड़ लीजिए और नेगेटिव वाला को नेगेटिव। तो एक ही है 5 4, तो 9 कूलम हो जाएगा। 7 × 9, 9 और 8 -17 कूलम, -17 कूलम। तो आपको पता है माइनस में आएगा, -8 कूलम। तो Q का वैल्यू कितना हो गया, -8 कूलम। ठीक है, बात समझ में आया? तो यही है, इसी को हम लोग एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज की जो होती है एडिटिव नेचर, वो हम पढ़ाएंगे बच्चों। और ऐसे तो मान लो तो यही होता है, मैंने इसे नोट्स में लिखा है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे। एक नोट्स बनाइए अच्छे से, जो आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट करें आप लोग। ठीक है बच्चों, बाय।